देखिए, फिलहाल जो दौर चल रहा है, उस दौर में ज़िंदगी जीने का 2 ही तरीका है। पहला तरीका ये है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। और दूसरा तरीका अगर मैं बताऊँ तो वो ये है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। और आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बोलने वालों में है। आपने इन्हें सुना होगा, जो छात्रों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, काफी इनकी गजलें, इनकी नज्में, इनकी कुछ गीत वायरल हुई थी और ये रातों रात एक तरीके से पूरे पूरे इंडिया में सुने जाने लगे थे। इंस्टाग्राम पे इनके नाम से इनके जो सबसे फेमस गाना है कैसी सरकार है, उसका एक गाना भी आया है शायद। इनसे कुछ बातचीत करेंगे, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद की जिंदगी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो काशिफ भाई ये बताओ, जो प्रोटेस्ट की पूरी 35 दिन की वो लाइफ थी, उसके बाद कैसा लग रहा है? हाँ, 35 दिन की लाइफ तो बिल्कुल ऐसा था कि बस प्रेजेंट में थे। आज में भी नहीं थे, इस वक्त में थे कि हाँ 10:05 हो रहे हैं तो मैं 10:05 में हूँ। मतलब 5 के बाद 6 का पता हाँ, नहीं था। कुछ नहीं पता भाई, मतलब बस चल रहा है, मतलब अगले मिनट का अगले दिन का कोई प्लानिंग नहीं, कुछ जीरो प्लानिंग। कोई बैठा है, गा दिया पढ़ दिया हो गया, बस इसी तरह से चल रहा था। लेकिन प्रोटेस्ट में जाने से पहले भी एक जिंदगी थी और प्रोटेस्ट में आने के बाद भी एक जिंदगी है। प्रोटेस्ट तो एक मतलब भूकंप की तरह आया जीवन में, क्या आया और ऐसे धर धर धर। अब देखते हैं कितनी चीजें उसमें बनी हैं और कितनी बिखरी मैं है, ये तो उसी पता बनने पे चलेगा। ही जानने की कोशिश करता हूँ, कितनी चीजें ठीक हो गई। हाँ ठीक, तो काफी सारी चीजें हो गई। जैसे जब मैं यहाँ से गया तो मेरे 160 फॉलोवर थे। ठीक है, लिखता मैं तब भी था, अच्छा मैं तब भी लिखता था, लेकिन अकाउंट प्राइवेट था, उसको कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालता था। लिख के बस एक किताब में बंद रजिस्टर में बंद करके उसको रख दिया करता था। तो अब इकट्ठा हो रहा था, उसको मैंने सोचा था कि उसको पहले एक बारी रिफ्रेश करेंगे, उसको एक बार और एडिट करेंगे, जो उसमें से बेस्ट होगा उसको सोशल मीडिया पे लेके जाएंगे, ये सोचा था कि सोशल मीडिया पे जाना है। लेकिन इस तरह से अचानक एक्सीडेंटली उठ के भागना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे आ गए, पता भी नहीं चला था। ये जो मैंने लिखा था कैसी सरकार है, ये मैंने किसी और के लिए लिखा था। अच्छा, ये पहले से आपने लिखा? नहीं मतलब वहीं जा करके लिखा था, लेकिन किसी और के लिए लिखा था। कि भाई कोई और पढ़ देगा, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर नहीं आना था अभी। मैं अभी और 1 साल प्रैक्टिस करने वाला था रील लिखने की, क्योंकि मैं चाहता था कि और थोड़ा सा परफेक्ट हो जाऊं, उसके बाद उतरूं। इतना अच्छा लिख पा रहा हूँ या फिर लोगों को इतना पसंद आएगा, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन ये तो आप लोगों ने बताया कि अच्छा लिख रहा हूँ। परफेक्ट हो गए हैं। हाँ, ये तो लोगों ने बताया कि भाई तुम मतलब बहुत थोड़े शब्दों में बहुत अच्छी बात कह रहे हो। तो ये तो लोगों ने बताया, मुझे तो अभी भी शब्द ज्यादा लग रहे थे। मुझे तो मैं बस मैंने तो ये सोचा था कि कुछ ऐसा लिखूं कि मैं कहूँ नेहरू और मोदी जी कहें हाँ उसी की गलती है। तो मैंने तो कुछ ऐसा सोचा था लिखने के लिए। तो ठीक है, अभी थोड़े ज्यादा शब्द की जरूरत पड़ रही है, और बेहतर करेंगे, अभी प्रैक्टिस पे ही है, करेंगे और बेहतर चीजें ये लिखने जो की आपकी कोशिश। लिखने की मेहनत है, ये इसके पीछे कितने सालों की मेहनत है? पिछले 6 साल से हम लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं। तो लाइब्रेरी में बैठ करके फ़ोन तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। जाहिर लेकिन सी बात हाँ, है। मैं यूज़ करूँगा, मैं हालाँकि कर सकता हूँ अपने ऑफ़िस में बाहर बैठ करके, लेकिन मैं फ़ोन यूज़ करूँगा तो फिर स्टूडेंट्स भी करेंगे। उनको मना करने से बेहतर है उनको ये कहने के लिए कि भाई किताबों में ध्यान लगाओ। हमने खुद भी ध्यान किताबों में लगाया। अब जब बहुत ज़्यादा पढ़ा, तो जब बहुत अंदर चला जाता है कहीं तो ऐसा नहीं है मजबूरी का सौदा बन गया? हाँ, मतलब पहले वो कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किया था, फिर मज़ा आने लगा, अब आदत बन गई। तो ये है। तो शुरू जब किए थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ने लगे। फिर पढ़ने लगे तो उसका कुछ अपनी तरफ से भी कोशिश की कि भाई इसका फीडबैक तो कुछ होना चाहिए। जैसे शायरी पढ़ते थे तो धीरे धीरे समझ में आने लगी, फिर अपना खुद का ट्राई करने लगे। किताबें पढ़ते थे तो उसका फीडबैक किताबों का लिखने लगे। आर्टिकल लिखने लगे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो करने लगे, और बस फिर धीरे धीरे लिखते 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 कब किताब बन गई पता भी नहीं चला। तो पूरी किताब है अब एक। अच्छा, जब मैं आप जंतर मंतर आपसे बात हुई थी मेरी, तो आप बता रहे थे मेरी मम्मी का मैसेज आता है, वो सिर्फ एड्रेस भेजती हैं, ये नहीं कहती कि घर आ जाओ। अभी क्या हाल है? अभी भी यही हाल है, घर पे अभी भी नहीं गए हैं। घर पे घर वालों का अभी भी यही है कि भाई कब। आखिर कब? हाँ, कभी तो घर वापसी हो ना, कि भाई कब आ रहे हो, तो अपना अभी नहीं जा पा रहे हैं, जाएंगे एक दिन, जाएंगे एक दिन। अभी बहुत काफी सारे। टाइम हो गया मुझे लगता है। हाँ, 45 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं घर गए हुए। तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, उसके बावजूद आप क्यों नहीं गए? हाँ, अभी तो पीछे दिल्ली पुलिस थोड़ा सा ढूंढ रही थी हमें, पता नहीं क्यों, उनको शायद से पूछना है कैसी सरकार है। तो अच्छा, मैं वो खुद पर्सनल हाँ, वो पूछे? खुद भी फोटो लेके ढूंढ रहे हैं कि भाई इस बंदे से पूछना है हमको कैसी सरकार है, तो नहीं मिले। मैं उनको नहीं मिल पाया अभी तक।
लेकिन मैं मिलूंगा एक दिन, जाएंगे हम, कभी तो जाना होगा, कभी तो, क्योंकि क्राइम तो खत्म नहीं हुआ है, कभी किसी चीज को तो रिपोर्ट कराने जाएंगे। तो जब भी कभी जाना होगा तो बताएंगे कैसी सरकार है। आपने रिपोर्ट की बात की है, अभी ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कुछ धमकियां भी आपको आ रही हैं जिस हाँ, तरीके से आप वायरल हुए हैं उसके बाद। उसमें ऑफ कैमरा बताने की क्या है, वो तो सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस बना करके डाल रहे हैं कि तू एक बार बाहर मिल, तेरे को मार देंगे, है ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, क्यों भाई, तो क्यों मार वो दोगे। आपने जानने की नहीं कोशिश की उन लोगों से? मैं कमेंट्स नहीं करता हूँ लोगों को, मतलब मुझे कमेंट्स, मुझे सही तरह से इंस्टा भी यूज करना भी नहीं आता है, तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ किसी की आईडी पे जा करके, या डीएम में जाना मैं प्राइवेसी का हनन मानता हूँ किसी का, कि भाई यूं ही अनजान जा करके आदमी गाली बक दे, ठीक है, तो ठीक है। अब एक अलग अलग तरह की गालियां, अभी लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है, इतनी गालियां उस वीडियो पाई हैं, इतनी गालियां उस वीडियो पाई हैं कि मेरी पूरी सोशल मीडिया के अभी तक जितनी वीडियोस डाली हैं उन सब की गालियां एक तरफ और इसकी एक तरफ, मतलब उस पे हार्डली कोई 100 कमेंट्स होंगे जो अच्छे हैं, बाकी सारी गालियां। सब गालियां हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसमें फिर लोग भी है मेरे, मेरे साथ मेरे ही जैसे लोग हैं, ठीक है, या उन लोगों के साथ मैं उन्हीं के जैसा हूँ। तो एक वीडियो डाली है उसमें 3 लोग हैं, उस पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, अकॉर्डिंग टू भाजपा, हमारे हिसाब से प्यारे नहीं है वो, मतलब उनके जो कार्यकर्ता थे ना, जिन्होंने सबक सिखाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, वो अपने काम पे लग गए हैं, वो हमको सबक सिखा रहे, नीचे कमेंट में गालियां बक करके, वो आईटी सेल पूरा जो है। वो पूरा लग गया है अपने काम पे कि तुम बाहर मिल, तेरे को बताते हैं, तू यहाँ मिल, तू वहां मिल। और मैं पहली बात तो क्यों मिलूं, मैं थोड़ा सा बिजी भी हो सकता हूँ, मैं क्यों मिलूं भाई, मेरे और भी काम है, मैं क्यों मिल थोड़ा रहा सा हूँ। क्यों हो सकते हो, पूरा हो जाओ। बिल्कुल भाई, मैं मतलब ये बोलते हैं ना, तू यहाँ मिल, तू वहां मिल, तो एक बार मिल, क्यों मिलूं भाई मैं, मेरे को मेरे घर वालों से मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तुम बहुत फालतू लोग हो मेरी जिंदगी में, मैं तुमसे नहीं मिलना चाह रहा, नहीं मिलना चाह रहा मैं तुमसे, मैं क्यों मिलूं तुमसे भाई, हो आ रही हो, कहो कौन तुम, क्यों मिलूंगा। और मतलब हर दूसरे वीडियो के नीचे आ जाते हैं, तू एक बार यहाँ पे मिल, तू एक बार यहाँ आके दिखा, मैं क्यों, मतलब काम भी तेरा, आऊं भी मैं, क्या सेंस है भाई, क्या चीज चल रही है। तो एक ये बोलता है, मेरी एक लाइन थी, मतलब मैंने कमेंट किया था किसी को, किसी ने पूछा था कि भाई उसको समझ में नहीं आया कि पेट्रोल कितने के पार है, तो उसने कमेंट करके पूछा बड़े प्यार से, एक आंटी थी, कि बेटा कितने के पार है पेट्रोल, तो मैंने उसके नीचे किया कि 100 के पार है, उनको सुनने में नहीं आया, वो प्रॉब्लम हुई सुनने में, तो मैंने नीचे किया कि 100 के पार है, तो नीचे कोई आकर के करता है, और तुम 4 शादियां करते हो, मैं कहता हूँ इससे पेट्रोल का क्या लेना भाई। और पहली बात तो सेंस नहीं बनता, कोई आंकड़े इस चीज के नहीं है कि दुख ही नहीं बनता, कहीं की बात तो कहीं। मतलब कुछ भी, ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई सब नेहरू की गलती है, उनके ऐसे बड़ों से ही सीखा है उन्होंने, जब आप बड़े ही घर के सारी गलती नेहरू पे या और पुराने प्रधानमंत्रियों पे मारने लगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे, यही सीखेंगे भाई, तुम्हारे घर में जो चलता है वो तुमने सीखा, मेरे घर में जो चलता है मैंने वो सीखा। एक कहावत भी है कि हम कितने बिगड़े हुए हैं, ये देखना तो हमारे घर का बुजुर्ग। घर के बुजुर्ग देख लो, तो भाई जिस घर के बुजुर्ग पार्लियामेंट में खड़े होकर के गालियां देते हों, और ये इस तरह की चीजें, इस तरह की औरतों पे टिप्पणियां इतनी, ये और ये मसला ये है कि आज के वक्त में हम लोग इसको हंस के डिस्कस कर रहे हैं, इतना सीरियस इशू है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरत हो गया, औरतों पे कमेंट कर रही है कि इनकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये घर नहीं संभाल पाएंगे भाई। तुम तो खुद एंटी फेमिनिस्ट बात कर, तुम तो खुद एंटी वुमेन बात कर रही हो, तुम तो खुद औरतों के खिलाफ बात कर रही हो कि भाई इनको घर नहीं संभाल, ये घर नहीं संभाल पाएंगे, क्या पता वो ना चाह रही हो घर संभालना, है ना, क्योंकि क्या पता वो औरत ना चाहती हो घर संभालना, इसीलिए वो लड़ने के लिए निकली हो, वो अपने अपने हक की बात रखने के लिए निकली हो। और मोदी जी तो क्लेम करते हैं ना कि वो औरतों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो औरतों पे इस तरह की जब टिप्पणी होती है तो अपने एमपीज को डांटना चाहिए ना थोड़ा सा, कि भाई शांत रहो, और तब जबकि तुम खुद भी एक औरत हो, मतलब सेंस नहीं बनता है, मतलब पता नहीं क्या दिमाग कहाँ पर है, मतलब मुझे नहीं लगता कि घुटनों में भी होगा। अच्छा, गालियों की बात आई जो है, अभद्र भाषा की बात आई, जंतर मंतर पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहां पे भी कुछ इस्तेमाल की गई थी और ये बहुत वायरल भी हैं, बहुत उसके बाद से प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी नेता हैं सब गलत ही कह रहे हैं। देखिए, अब मैं एक चीज बताऊं कि आपने एक सवाल किया कि जिसने गाली दी वो वायरल क्यों हो गया। भाई जिसने जिसने गाली दी वो एमपी बन गया, ठीक है, जिस पे रेप का केस चला वो एमपी बन गया, तो फिर क्या आप, मतलब आप वायरल होने पे आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई वायरल कैसे हो गई,
भाई एमपी बन गए, सवाल तो ये होना चाहिए भाई तेरे पे 15 केस थे, तेरे पे 5 केस थे, तेरे पे 4 केस थे, तू एमपी कैसे बन गया? है नहीं? कि तेरे पे भाई किडनैपिंग का केस था, तेरे पे रेप का केस था, तेरे पे जो है तेरे साथियों ने लिंचिंग की थी, तेरे पे उस चीज का केस चल रहा है, इस तरह के तेरे पे केस चल रहे हैं, तेरे पे हरेसमेंट का केस चल रहा है, तेरे पे जो है फिरौती का केस चल रहा है, तू एमपी कैसे बन गया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक प्रोटेस्टर ने गाली बक दी, वो वायरल कैसे हो गया? इतने लोग, इन इन लोगों की मानसिकता देखो कि भाई इस वीडियो पे जिस 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 इंसान ने गाली बकी, उस वीडियो पे 50,000 लाइक है, तो इन 50,000 लोगों की मानसिकता देखो। जिस रेपिस्ट पे रेप का इल्जाम है, केस चल रहा है, वो एमपी बन गया। जिस जिस पे फिरौती लेने के इल्जाम है, वो एमपी बन गया। 2-2 लाख वोट से जीत करके गए। उनकी मानसिकता देखो, उन्होंने वोट दे दी। यहाँ पे ठीक है, वायरल क्यों? गाली ठीक है, समझ में आ रहा है, गाली एक चर्चा का विषय है, लेकिन क्या प्रायोरिटी पे चर्चा का विषय है? प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी तो भाई आप जिस सदन में बैठ करके उन गालियों का डिस्कशन कर रहे हैं, आपने चारों तरफ एक बार ऐसे मुंह घुमाइए, देखिए कितने केस चल रहे हैं। अपनी वीडियो आ जाइए, कल खत्म। आप 5 साल के लिए आ गए हैं, आप 5 साल बैठे रहेंगे वहीं, आपके केस खत्म कर दिए जाएंगे। और नहीं, मेरी ये समझ के बिल्कुल पूरी तरह से बाहर है कि वही एमपी फिर इस चीज पे कैसे वही एमपी। वही एमपी गाली बकने वाले वायरल हो गए, गाली बकने वालों, गाली बकी गालियों का समर्थन अच्छा, कोई भी मुद्दा स्टेट में इतना आप नहीं जो देखेंगे। है अहम हो गया कि प्रधानमंत्री को रील के माध्यम से आकर बच्चों को माफ करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं सबको माफ करता हूँ, बिगड़े हुए बच्चे हैं। बिल्कुल, मैं तो सच में फैन हो गया मोदी जी का। मतलब मैंने तो कल इंतजार भी करा कि भाई कब रील आएगी। 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:30 हो गए, और मैं ही नहीं, करीब लाखों लोग मैं भी कल इंतजार कर कल रहा अभिजीत दीप के खुद इंतजार कर रहे थे लाइव पे आकर के, भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ। मतलब एडिक्शन हो गया है लोगों को। था। आदत सी मोदी हो गई। मोदी जी की आदत हो गई है कि वो जब तक आकर के हेलो फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, अपना तो दिन नहीं बनने वाला है। मतलब गुड नाइट नहीं अपनी हो पाएगी जब तक वो हेलो फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे। तो वो वाला माहौल बना दिया। तो ठीक है, कंटेंट क्रिएटर को ट्रोल करते करते आप खुद कंटेंट क्रिएटर बन गए, तो अच्छी बात है। अच्छा बना पा रहे हैं, बस फोन का एंगल थोड़ा सा ठीक रखिए। क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी लंबे वर्ष टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर रखिए, और टेलीप्रॉम्प्टर को थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, तो आपका आएगा। एकदम, हाँ, एकदम ठीक आएगा। क्योंकि आप जब इस तरह से पढ़ते हैं, तो कभी कभी लोग नोटिस कर लेते हैं कि आप देख के पढ़ रहे हैं। तो वो अगर चश्मे में कभी कभी नजर आ कभी कभी रिफ्लेक्ट कर जाता है चश्मे में, तो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, हो जाएगा। परफेक्ट। हाँ, अब ठीक है ना, सब लोग सीख ही रहे हैं। वो कहते हैं ना, क्या तो था, मेरे जहन से निकल रहा है कि सबको एक हादसा जरूरी है। कौन सीखा है महज गलती से, जन क्या तो है। ठीक है, इसको कट कर देंगे हम, ये नहीं आ पा रहा है मुझे। कोई तो बात नहीं। ठीक है, लोगों का सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मोदी जी ने ये बात एकदम प्रूफ कर दी है, कोई उम्र नहीं होती है भाई सीखने की। जो लोग अपने घर से ये सोच करके नहीं निकल रहे ना कि यार अब उम्र हो गई है, अब क्रांति की उम्र नहीं है। ठीक है, उम्र किसी चीज की नहीं होती है। मोदी जी 75 साल की उम्र में रील बना पा रहे हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है देश में। सीखने की कोई उम्र नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मतलब मोदी जी भी तो सीख ही रहे हैं ना, उनका एंगल अभी तक ठीक नहीं हुआ है कैमरे का। थोड़ा और ऊपर करेंगे तब जा करके थोड़ा परफेक्ट रील बन पाएगी। तो अच्छा कर रहे हैं, सीख जाएंगे। उन्होंने फरमान भी जारी किया अपने तमाम मंत्रियों को कि फरमान इंस्टाग्राम पे आइए। फरमान तो जिले इलाही के दरबार से जारी होते थे, ये कैसे जारी हो सकते हैं? मतलब रिक्वेस्ट हो सकती है ना, रिक्वेस्ट। आजकल फरमान ही आ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं हो। रिक्वेस्ट हो सकती है। लोकतंत्र में फरमान कहाँ होते हैं? लोकतंत्र में तो रिक्वेस्ट होती है कि हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए। तो आग्रह होते हैं, आदेश कब से होने लगे कि हम लोग आपको ऑर्डर देते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए? काहे काहे ऑर्डर देते हैं? आप आग्रह कर सकते हैं। आप ये जब चीजें थी ना, जब नई नई बनी थी, मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ मैं कभी कभी। कभी तो कभी। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो जब ये चीजें बनी कि प्रधानमंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, और मंत्री होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, तो ये जब चीजें बनी, तो इनको ना एक सर्वेंट के तौर पर रखा गया था। ठीक है, ये आज भी सर्वेंट हैं। आज भी है। ठीक है, आज भी हैं, बस आज मानना बंद कर दिया है। जनता कभी कभी गुस्से में कह देती है, जनता भी पूरी नहीं कहती। कभी कभी जनता भी कहती है। कभी कभी कहती है। मतलब देखो ना भाई, इतने साल लगे जंतर मंतर को दोबारा से आबाद होने में, और जब हुआ। और एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने इस प्रोटेस्ट में नोटिस की, बहुत ज्यादा खूबसूरत जो मुझे लगी, कि इस प्रोटेस्ट में ना
नाम नहीं लेता हूँ किसी पार्टी का, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने पूरी कोशिश करी बांटने की, धर्म के नाम पे। बीजेपी नहीं, ठीक है, ले लेते हैं नाम, इतना भी नहीं डरते। तो हाँ, हाँ, तो पूरी पूरी कोशिश करी धर्म के नाम पे बांटने की, पूरी कोशिश करी जात के नाम पे बांटने की, पूरी कोशिश करी नीट एसएससी वालों को अलग अलग करने की, कि नहीं भाई नीट का लीक हुआ है, और टीचर वाले जो डी ट्रिपल एस बी वाले हैं उनको अलग हटा दो, ठीक है, जो यूपीएससी वाले हैं उनको अलग हटा दो। तो पूरी कोशिश हुई हर तरह से बांटने की, लेकिन स्टूडेंट ने, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने कफन बांधा हुआ था सर पे, वो सच में कफन बांध के निकले थे कि भाई नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। कुछ हो जाए। लिंग के आधार पर बांटने की कोशिश हुई, हर्षित को और उज्जवल को कितना ट्रोल करने की कोशिश हुई, कर नहीं पाए, ठीक है। वो जो उन्होंने उसका जो फाइट बैक किया ना, जो हर्षित ने और उज्जवल ने, भाई सलाम है उन दोनों को, मतलब गजब काम किया उन लोगों ने भी, और फिर बने रहे वहां पे, मतलब वरना ऐसा होता है कि इतनी बड़ी भीड़ में कोई इसको इस तरह से अरेस्ट किया जाए तो वो नॉर्मली अपने घर चला जाता, भाई मेरे को किया जाता मैं अपने घर आ जाता, ठीक। अगर मुझे वहां पे कोई मुल्ला 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 कर रहा होता यार, लेकिन अच्छी चीज ये कि वहां पे ये सारी चीजें हुई नहीं। नहीं हुई, नहीं हुई। मतलब अगर कोई आके बाहर से कोई असामाजिक तत्व, या कहे कि बीजेपी का आदमी, तो अगर बाहर से आकर के कोशिश कर भी रहा था उस चीज की, तो उसे बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ ऐसे कमर पे हाथ रखते थे, चलिए बाहर। बीजेपी के जितने लोग आते थे सारे असामाजिक तत्व होते थे। सारे ही असामाजिक तत्व होते थे, क्योंकि एक जिन्होंने समर्थन किया उनको तो शायद निकाल दिया ना पार्टी से, तो फिर असामाजिक मतलब उनके मतलब की बात नहीं कहोगे, फर्क नहीं पड़ता है कि सच के साथ खड़े हैं या झूठ के साथ, जिसके साथ वो खड़े हैं उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। उनका ये है कि बहुत सी दफा हो सकता है ना कि वो गलत हो, अगर गलत नहीं थे तो इस्तीफा क्यों दिया, ठीक है ना। और यही चीज तो उनका भी मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो भी तो बेचारी यही कह रही थी कि भाई इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने इस्तीफा दे भी, दिलवा भी दिया और ले भी लिया, मतलब उनका भी भाई तुम भी दे करके जाओ, तुम बहुत हक के साथ दे रही हो, तुम भी इस्तीफा दे करके जाओ, लेकिन इनका दिलवा देंगे, ये इस्तीफा सीजेपी वालों को दे देना और तुम अपना यहाँ दे जाओ, तो उनका ये रवैया रहा। एक आखिरी सवाल करूंगा, प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, बाकी आपकी लाइब्रेरी चल ही रही, मैं देख भी रहा हूँ, आगे आपकी मैं एक जाती सवाल है, आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे हम ये करने वाले हैं कि जो काम हम पिछले 6 साल से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कुछ विधानसभाओं में कर रहे थे, इसको बढ़ाएंगे। पहले अकेले कर रहे थे, कुछ लोग थे जो साथ दे रहे थे, बहुत अच्छी तरह से साथ दे रहे थे, अब बड़े पैमाने पर करेंगे, एक बड़ी टीम बनाएंगे। शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाने की मेरी तो पूरी कोशिश है, हमारी टीम में भी बहुत सारे लोगों की कोशिश है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको ले जाना है, लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाना है, कि इससे कोई प्रॉफिट भी ना हो लेकिन जेब से भी ना देना पड़े, बस स्टूडेंट जितना यूज कर रहा है उतना करे। बट होटल पे क्या होता है, आपने जितना खाया उतने पैसे दिए चले गए, दैट्स इट। भाई अगर मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ तो मैं एक आइसक्रीम का पे करूंगा ना, मैं भाई मैं तुम्हारे सबका थोड़ी करूंगा, तो वो वाली चीज है। तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ ले जाना है, और बहुत सारे लोग, मैंने इस पे काम करना शुरू कर भी दिया। मतलब प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं अंडरग्राउंड हो गया, छुप गया कुछ, अपना काम किया है, बहुत जोर से काम किया है, बहुत तेजी पे काम किया है, उसको सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं डाला है। सोशल धीरे मीडिया, धीरे आएगा। वो धीरे धीरे आएगा, सोशल मीडिया पे डालेंगे, अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होगी कि हम क्या करने वाले हैं। लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये पर्सनली चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में से जो बिजनेस बन गया है लाइब्रेरी आज की डेट में, ये खत्म होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको लेकर के जाना है, मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ। अब देखते हैं इसमें कितने लोग साथ आते हैं, जो भी साथ आएंगे। दिल्ली वालों के लिए तो मैंने एक स्टोरी लगाई भी थी, कुछ लोगों के रिप्लाई आए, बहुत सारों को मैंने रिप्लाई कर दिया, बहुत सारों को नहीं किया, तो करना यही है। ये मैं चाहता था कि मैं अपनी आईडी से पोस्ट करूं कि मैं ये करना चाह रहा हूं, लेकिन अब ठीक है, आपसे आपसे कह दिया है तो आप ही कर दीजिएगा, बात आगे तक पहुंच जाएगी। तो ये करने वाले हैं। चलिए, और हम सबकी दुआएं भी हैं, आप आपका जो भी मकसद है वो आपकी पूरी टीम और आप भी उसमें कामयाब हो। किसी का एक शेर है कि मैं चुप रहा तो मार देगा मुझे मेरा ज़मीर, और गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, उसी रास्ते से फिलहाल जो काशिफ, जो मेरे हमनाम है, वो गुजर रहे हैं। आपने इनकी सारी बातें सुनी, हम आगे भी इनसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए अलविदा लेते हैं।